एमआईएम के आप बानी हैं, फाउंडर है औरंगाबाद में। और आज जब वो बाग में जो पेड़ आपने पौधा जो आपने लगाए थे वो पेड़ बन गया और फल दे रहा है, आप क्या महसूस करते हैं? एमआईएम को कुछ ताकत मिल गई तो जो लोग एमआईएम में हैं अपनी रोटी पे सिर्फ दाल खींचने का काम कर रहे हैं। मैं शाहरुख खान बोल के जो उन्होंने लेके गए, तो 2013 से 2021 तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस पे कोई काम नहीं करी। क्या आप इसको सब सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंटबाजी मानते हैं? ये इतना सब तमाशा करने की ज़रूरत क्या है? क्या अवाम को मालूम नहीं कि 25 साल 30 साल से मुसलमान रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं? औरंगाबाद की तारीखी जुलूस था, मैंने मेरी अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी पब्लिक नहीं देखा। आधी रात को असदुद्दीन अवैसी साहब आए थे और आपकी नाराज़गी दूर करके आपको वापस लेके गए थे एमआईएम के अंदर। मैं भी बगैर चप्पल के उनके साथ घर से निकल गया। हमने बहुत ईमानदारी से काम किया। कहीं बेईमानी बता देना कोई हमारे को सूरत मुस्कुराहट के साथ सामने आएंगे, लेकिन बद पीछे जो मक्कारियां करेंगे ना, जालिम हुक्मरां के सामने हक बात कहना अफजल जिहाद है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ये पहला लेटर अलायंस टूटने का हमारे पास आया। महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के इस मंच से मैं जावेद कुरैशी साहब का स्वागत करता हूं। जावेद कुरैशी साहब का तारुफ देना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, क्योंकि लगभग पूरा शहर जानता है कि जावेद कुरैशी क्या शख्सियत है, किस तरीके की शख्सियत है। इनका पॉलिटिकल सफ़र राष्ट्रवादी से शुरू हुआ था, जो एमआईएम को उन्होंने बाद में यहाँ पर खड़ा किया। एक पौधा लेकर आए थे वो हैदराबाद से, जो आज फल दे रहा है, लेकिन इस बाग को सींचने वाले जावेद कुरैशी वहाँ पर मौजूद नहीं है। इसी चीज़ को लेकर इसी बात को लेकर जावेद कुरैशी साहब से गुफ्तगू करेंगे। जावेद कुरैशी साहब, एमआईएम के आप बानी हैं, फाउंडर है औरंगाबाद में। और आज जब वो बाग में जो पेड़ आपने पौधा जो आपने लगाए थे वो पेड़ बन गया और फल दे रहा है, आप क्या महसूस करते हैं? आपने जो एमआईएम लाए थे और इस वक्त के एमआईएम में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? इखलास की कमी। जब एमआईएम आई थी तो जो नौजवान उस वक्त एमआईएम से जुड़े थे, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बच्चे वो हो गए, वो नौजवान बड़े हो गए वो। तो उनका जो जज्बा था, उनका जो इखलास था मिल्लत को लेकर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर, और ख़ास तौर से अकबरुद्दीन अवैसी को लेकर उनका जो जज्बा था, वो अब कहीं नज़र नहीं आ रहा। वो कहीं तो भी फिंगला पड़ गया। और जिस किस्म की हरकतें अभी चल रही है, उससे ये महसूस हो रहा है कि एमआईएम को कुछ ताकत मिल गई तो जो लोग एमआईएम में हैं अपनी रोटी पे सिर्फ दाल खींचने का काम कर रहे हैं। बाकी जो मिल्लत के जो मसाइल है उसको जिस इखलास के साथ रखना चाहिए था, उस इखलास से मैं समझता हूँ कि वो मसाइल जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं रख रही। आप ये इल्ज़ाम किस बुनियाद पे लगा रहे हैं, जबकि एमआईएम आज मुस्लिम रिजर्वेशन के मुद्दे को बड़े ज़ोर शोर से उठा रही है और इस मुद्दे को लेकर काफ़ी समर्थन भी मिल रहा है? रिजर्वेशन का मसला तो अभी उठा, ये अभी या मुंबई का मैं शाहरुख खान बोल के जो उन्होंने लेके गए, तो वहाँ से जो है ये रिजर्वेशन का इशू को उन्होंने टेक ऑफ किए। अगर मैं अपनी बात करूँ खाली अगर रिजर्वेशन की, मैं 2003 से इस रिजर्वेशन की मुहिम में लगा हुआ हूँ और रिजर्वेशन पे हमने बहुत सारे काम करे। जहाँ जो है इजलास लेने का इजलास लिए, जहाँ धरने देने का है धरने दिए, जहाँ गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करने का है नुमाइंदगी करे। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे खाली जो है मैं नहीं, यानी हम लोग 2003 में माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र से जुड़े थे, तो जब से हम रिजर्वेशन पे काम करें। 2013 में मुझको याद है कि असदुद्दीन अवैसी साहब का पहला आम खास पे जो जलसा हुआ था वो रिजर्वेशन के ऊपर ही हुआ था 2013 में। अब 2013 से 2021 तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस पे कोई काम नहीं करी, रिजर्वेशन के इशू पे कोई काम नहीं। तकरीरें हो सकती लेकिन कोई काम नहीं हुआ। अब कॉरपोरेशन के इलेक्शन करीब होने की वजह से जो है ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे मुसलमानों के लिए, तो वो ज़्यादा खल रहा है कि इसके अंदर इखलास नहीं है। क्या आप इसको सब सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंटबाजी मानते हैं? सवाल ही नहीं आता, कुछ सवाल ही नहीं आता। अगर ये पॉलिटिकल स्टैंडबाजी नहीं होती थी तो और क्या हो सकता था?
ये इतना सब तमाशा करने की ज़रूरत क्या है? आपके पास ताकत है, आप जो है एक अवामी नुमाइंदे है, तो आपने सीधा जाके हुकूमत के नुमाइंदों से बात करना और अपनी बात को जो है मनवाने की कोशिश करना। ये सब ढोंग धतूरे करने का क्या मतलब आता? क्या अवाम को मालूम नहीं कि 25 साल 30 साल से मुसलमान रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं और रिजर्वेशन आ रहा नहीं? अभी परसों असेंबली के अंदर जो है नवाब मलिक कह रहे थे कि मराठा रिजर्वेशन और मुस्लिम रिजर्वेशन इसलिए टेक्निकली रुक गया कि 50% से ज़्यादा हम रिजर्वेशन दे सकते नहीं। तो अब जो पढ़ा लिखा शख्स है तो उसने क्या समझेगा इसको कि जब 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन देते नहीं है, हाई कोर्ट खुद कह रहा है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन लेना नहीं, तो ये सारी भागदौड़ करके हमने देखा यहाँ मराठों के बहुत बड़े बड़े जुलूस निकले। औरंगाबाद के अंदर जो है मुस्लिम अवामी कमेटी ने जो यहाँ पर जो जुलूस निकाली थी, औरंगाबाद की तारीख़ी जुलूस था। मैंने मेरी अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी पब्लिक नहीं देखा जो मुस्लिम अवामी कमेटी ने जो रिजर्वेशन पे जुलूस निकाला। इतना सब होने के बाद कुछ हासिल हुआ क्या? कुछ हासिल नहीं है। कानूनी जंग के हमारे लोगों ने नहीं लड़े रिजर्वेशन के ऊपर। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो उस पर कानूनी जंग लड़े, और कुछ लोगों ने तो कानूनी जंग लड़ने का ठेका उठाए और बाद में पिटीशन ही वापस ले ली। तो मेरा उनसे सवाल है, जब रिजर्वेशन का इतना दर्द है, मुसलमानों का तुम्हारा को इतना दर्द है, जो पिटीशन तुमने रिजर्वेशन की डाले थे वो वापस क्यों ली? जावेद भाई, अभी ओबीसी रिजर्वेशन भी अटका पड़ा है ये इसी सारे मसले को लेकर, तो आप ये सारे मसले को किस नज़रिए से देखते हैं? मुझे ये ओबीसी रिजर्वेशन जो अभी इस वक्त ख़त्म की गवर्नमेंट, इसमें दोनों गवर्नमेंट को मुझे ऐसा महसूस होता, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ये नहीं चाहती कि ओबीसी जो है अब सियासी तौर से हमारे मद्दे मुकाबिल खड़े रहे। यानी इस वक्त जो सत्ताधारी कम्युनिटीज़ है तो वो उनका मंशा ये है कि ये जो पसमानदा तबक़ात है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, एससी एसटी का तो समझ में आता है कि उनका रिजर्वेशन अभी जैसे की वैसी है, उनको कहीं परेशानी की बात नहीं। लेकिन सियासत में जो ओबीसी को जो रिजर्वेशन था, कम से कम सियासी एतबार से ओबीसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो रहे नहीं थे। मुसलमानों की भी कुछ जो है 100-200 जमातें कम्युनिटीज़ उसके अंदर शामिल है ओबीसी के अंदर, और गैर मुस्लिमों की तो बहुत ज़्यादा तादाद है। इसलिए ये ओबीसी का जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो डाटा मौजूद है, फिर क्यों हम जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में उसको पेश नहीं कर रहे, और क्यों जो है ओबीसी का इलेक्शन बहाल नहीं कर रहे? आप ये समझ लीजिए कि अगर कारपोरेशंस के इलेक्शन पूरी महाराष्ट्र के अंदर ओबीसी को लेके अगर नहीं हुए, ओबीसी रिजर्वेशन अगर उसमें नहीं रहा, तो हम ऐसी मुहिम चलाने वाले हैं पूरे ओबीसी समाज को लेकर, वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो या और कोई जमात के हो, कि वो इलेक्शन का बायकॉट करे। जावेद भाई, जहाँ तक मेरे को याद है कि आपके घर पे आधी रात को असदुद्दीन अवैसी साहब आए थे और आपकी नाराज़गी दूर करके आपको वापस लेके गए थे एमआईएम के अंदर, और जो है तो वापस जो है तो सारी बातें वो आपके साथ उनकी मोहब्बतें थी बोलकर ही वो आप तक पहुंचे थे। क्या आपको लगता है कि इस बीच में क्या हुआ कि फिर से जो है आपके बीच एक थोड़ा सी दूरियां पैदा हो गई? नहीं, बराबर है। असदुद्दीन अवैसी साहब जो है मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम शख्स हैं। वो मेरे घर पे आए थे, इसमें कोई शक नहीं कि वो मेरे घर पे आए थे, और वो जिस तरीके से मेरे घर पे आ गए थे, मैं भी बगैर चप्पल के उनके साथ घर से निकल गया था। तो उसके बाद ये हुआ कि जिन लोगों के साथ हमने इखलास से इलेक्शन लड़ा पार्लियामेंट के अंदर, आप मुझे तकरीबन 5 या 6 दिन ही मिले थे पार्लियामेंट के इलेक्शन में काम करने के लिए, और वो 5 और 6 दिन के अंदर भी मैंने वो कांग्रेस की तरफ जाने वाले जितने मुसलमान थे उनको सबको ब्रेक किया। मैं यहाँ शहर में ब्रेक करा, उसके अलावा फिर मैं जब देहातों में गया तो देहातों के अंदर जो कांग्रेस के लिए काम करने वाले मुसलमान थे, हमने उनको सबको रोका के एमआईएम की तरफ राग़िब किया। तो हमने बहुत ईमानदारी से काम किया। कहीं बेईमानी बता देना कोई हमारे को कि हमने कहीं बेईमानी से काम करा। हम जिस दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े 2013 में, उस दिन से और जब भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में रहे, कहीं हमारी बेईमानी बता देना कि हमने कहीं बेईमानी करे बोली, या कहीं जमात को जो है नुकसान पहुंचाने का काम हमने कहीं करे, कहीं ये बता देना। लेकिन कैसा है कि कुछ शातिराना लोग, तो जो शातिराना हरकतें करते हैं
आपको मुंह पे तो बहुत अच्छा दिखेंगे, बहुत मुस्कुराते हुए दिखेंगे, बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ सामने आएंगे, लेकिन बद पीछे जो मक्कारियां करेंगे ना, वो मक्कारियों के मैं मुखालिफ हूं। और मक्कारियों के अंदर जो है बड़े बड़े लोग अगर आ जाएंगे तो कैसे चलेगा। हम मक्कारी को सहने वाले लोग नहीं, हम सच्चाई के लंबरदार लोग हैं, और जो सच्ची बात रही वही करेंगे। वो सामने अगर वक्त का खलीफा भी हमारे सामने खड़े हो जाएगा और हमको लगेगा कि वक्त के खलीफा ने कोई गलत काम अगर कर रहा है, हम उसको टोक देंगे, उसको जो है बिल्कुल हम मानने वाले नहीं। तो हमारी जो तालीमात है, हमको जो इस्लाम ने गाइडलाइंस दिए हैं कि जालिम हुक्मरां के सामने हक बात कहना अफजल जिहाद है, तो हम उसके ऊपर कार फरमाएं। जावेद भाई, अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि आपके कदम वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, 2013 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद में आई, 2014 में असेंबली के इलेक्शंस हुए, और मैं एक चीज़ बहुत शिद्दत से महसूस कर रहा था, मैं कारपोरेशन में भी था, जब भी मैं एक बात चीज़ बहुत शिद्दत से महसूस कर रहा था शहर के अंदर, कि हम खाली मुसलमानों के बलबूते पे बहुत ज़्यादा हासिल नहीं कर सकेंगे कुछ। इसलिए असदुद्दीन अवैसी साहब हमारी तीसरी जो सीट है, पश्चिम की जो सीट है, वो लड़ाने के हक़ में नहीं थे, लेकिन मैंने असद साहब को उस तीसरी सीट के लिए राज़ी किया, और तीसरी सीट राज़ी होने के बाद हमको वहाँ एक कोई दलित फेस लग रहा था कि वहाँ दलित फेस से इलेक्शन लड़े। हमने बहुत टटोला तो हमारे को एक मोतेबर नाम सिर्फ जो औरंगाबाद में, वो गंगाधर गाड़े साहब को नज़र आया। हम गंगाधर गाड़े साहब के पास गए, उनसे बात की, हालांकि उनकी बहुत तबीयत उस टाइम भी बराबर नहीं रह रही थी। उनसे बात करके उनको बोला कि आप इलेक्शन में आइए, आप इलेक्शन लड़िए, मुसलमानों के वोट दिलाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं आपकी, आप दलितों के वोट रखिए। और ये अगर इसमें से अगर कुछ रिजल्ट निकल के आता था तो आप समझ लीजिए कि मुसलमानों को और दलितों का ये इत्तेहाद कितना फ़ायदेमंद साबित होता था अगर 2014 में हमने इलेक्शन लड़ते थे। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि मुसलमानों ने तो वहाँ पर मजलिस के नाम पे जो है 35,000 वोट दिए, लेकिन दलितों ने गंगाधर गाड़े साहब को वहाँ पर वोट नहीं दी। खैर बहरहाल जो हुआ, लेकिन हमारी पहले से कोशिश है कि दलित और मुसलमानों का जो है इत्तेहाद वो कायम हो। और उसके बाद यही 2019 में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन आए तो फिर जो है वंचित बहुजन अघाड़ी कायम हुई, वंचित बहुजन अघाड़ी आई सामने, और वंचित बहुजन अघाड़ी का और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का अलायंस हुआ। और वो अलायंस इतना मोतबर अलायंस दोनों कौमों के लिए, मुसलमानों के लिए भी और दलितों के भी लिए। और ये अलायंस को देखकर कम से कम जो है मैं समझता हूँ 10% जो है ओबीसी समाज जो है वंचित बहुजन अघाड़ी और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अलायंस की तरफ आ रहा था। अब ये अलायंस क्यों टूटा, किसने तोड़ा, किसका क्या मफाद वाबस्ता है, ये तो अवाम को सोचने का काम है। ये अवाम खुद सोचे कि अगर ये अलायंस जो है कौन अपने मफाद में तोड़ा। अगर वंचित बहुजन अघाड़ी ने अगर ये अलायंस तोड़ा तो वंचित बहुजन अघाड़ी को सबक सिखाने की ज़रूरत है। और अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये अलायंस तोड़ा तो ये अलायंस मजलिस इत्तेहादुल, ख़ास तौर से मुसलमानों से सवाल है मेरा, पूरे शहर के मुसलमानों से, अगर इसमें कसूरवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है तो उसको भी सज़ा देने की ज़रूरत है, उसको भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इतना मोतेबर अलायंस के महाराष्ट्र की सियासत ये दो पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती थी। तो ये अलायंस क्यों टूटा, क्या वजह थी इस अलायंस टूटने की? ये एक बहुत बड़ी मिसाल पूरे मुल्क के लिए होती थी अगर यहाँ सर हमको है 25-30 सीट असेंबली की निकालने में कामयाब हो जाते थे, और तो फिर पूरे मुल्क में ये अलायंस के डंके बजते थे। और जहाँ जहाँ भी मुसलमान और दलित बड़ी तादाद में बसते हैं पूरे मुल्क के अंदर, वहाँ ये अलायंस कारआमद साबित होता था। जावेद भाई, आप ये बात मुसलमानों को समझना चाहिए, ये कहकर किसी को बचाने की कोशिश कर रहे, क्योंकि ये सारे अलायंस को और ये सारी जो घटनाक्रम है इसको आप भली भांति जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वो कौन लोग थे जिन्होंने अपने मफाद के लिए सारे अलायंस को नहीं होने दिया? वंचित बहुजन अघाड़ी के जिम्मेदारान से मेरी बात हुई तो उन्होंने खुला चैलेंज कर दिए कि ये अलायंस जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से टूटा
और वो उनका ख़त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ख़त वो मुझे बताए कि ये देखो, बोले हमने पहले लेटर नहीं भेजे किसी को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ये पहला लेटर अलाइंस टूटने का हमारे पास आया। तो अब हम किसको कसूरवार समझें? अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसको झूठ कहती है कि ये वंचित अघाड़ी वाले झूठ बात कर रहे हैं, तो सामने आके जवाब दे कि ये जो वंचित ने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि हमने जो है ये अलाइंस को तोड़ा, तो उन्होंने जवाब देना चाहिए उसका। ये तो वो वंचित वाले तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि अलाइंस तो तुमने तोड़े, हमने तो तोड़े नहीं अलाइंस। तो अब किसको कसूरवार ठहरे? लेकिन अगर कोई कसूरवार इसमें है तो मेरा अवाम से मुतालिबा है कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये थे जावेद कुरैशी साहब, जिन्होंने बड़े बेबाक अंदाज में, जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं, अपनी बातें महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के इस प्लेटफॉर्म पर रखी है। उम्मीद है अवाम भी इन बातों को समझेगी और आगे आने वाले जो फैसले होंगे वो करेंगी।